धर्मदेव आनंद, जो कि देव आनंद के नाम से प्रसिद्ध थे, का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो अब नारोवाल जिला, पाकिस्तान में है, में हुआ और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंदन में हृदयाघात से हुआ। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देव आनंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक थे। उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। भारतीय सरकार ने देव आनंद को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित किया। फिल्मी सफर। देव आनंद काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टाकीज की एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने ज़माने के सुपरस्टार गुरु दत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई, जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई। देव आनंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुईं। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। कुछ फिल्में आईं जैसे मुनीम जी, CID और पेइंग गेस्ट। उसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करता। 1955 में उन्होंने उस ज़माने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत। 1958 में उनको फिल्म काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया। उनके जीवन में सुरैया आईं, जिनके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। एक बार देव आनंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया, तब से वो उन्हें प्यार करने लगीं। सुरैया आजीवन कुंवारी ही रहीं। देव आनंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था गाइड। ये एक मशहूर लेखक RK नारायण के उपन्यास आधारित थी, जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देव आनंद के साथ थी वहीदा रहमान। ये फिल्म देव साहब ही बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है। उसके बाद उन्होंने विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्माण किया, जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इसमें उनके साथ थी वैजयंती माला, तनुजा, अंजू महिंद्रू और हेलेन। इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, जो उस समय सफलतम फिल्मों में से एक थी। 1970 के दशक के अंत में देव आनंद राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने फिल्मी हस्तियों के एक समूह का नेतृत्व किया जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने 1977 में भारतीय संसदीय चुनावों में अपने समर्थकों के साथ उनके खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। बाद का करियर और एक सदाबहार नायक।
देव आनंद द्वारा निर्देशित 1978 की हिट फिल्म देस परदेस अभिनेत्री टीना मुनीम की पहली फिल्म थी और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें सदाबहार स्टार का तमगा दिलाया। 1980 के दशक में मनपसंद, लूटमार दोनों टीना मुनीम के साथ और स्वामी दादा 1982 के साथ देव आनंद की बॉक्स ऑफिस पर सफलता जारी रही। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। हालांकि 1980 के दशक में भी देव आनंद की मुख्य हीरो के तौर पर मांग कम नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि अपने बेटे सुनील आनंद को हीरो के तौर पर फिल्मों में लाने का यही सही समय है। उन्होंने अपने बेटे को क्रेमर वर्सेस क्रेमर से प्रेरित आनंद और आनंद 1984 में लॉन्च किया, जिसका निर्माण और निर्देशन खुद देव आनंद ने किया था और संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई और सुनील आनंद ने फिल्मों में अभिनय न करने का फैसला किया। लेकिन हम नौजवान 1985 और लश्कर 1989 में देव आनंद के मुख्य नायक वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और आलोचकों द्वारा सराहना की गईं। 1983 में वह पहले से ही 60 वर्ष के थे जब उन्होंने क्रिस्टीन ओनील के साथ और स्वामी दादा में रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अभिनय किया। 1989 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म सच्चे का बोलबाला रिलीज हुई। 1989 की फिल्म लश्कर में प्रोफेसर आनंद के रूप में उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। लश्कर 1989 में मुख्य भूमिका में उनकी आखिरी हिट फिल्म थी। उन्होंने 1993 में प्यार का तराना का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने खुद को किसी भूमिका में नहीं लिया। उनकी निर्देशित फिल्म गैंगस्टर 1995 में एक विवादास्पद नग्न बलात्कार दृश्य था और फिल्म को बिना काटे रिलीज किया गया था। उन्हें अपने घरेलू बैनर के बाहर रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ और अमन के फरिश्ते जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के प्रस्ताव मिले, लेकिन पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और दूसरी फिल्म 1993 में रिलीज नहीं हुई। हालांकि फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। 1992 से लेकर अब तक उनकी 7 निर्देशित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उन्होंने द इविल विदिन 1970 जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया, जहां उन्हें वियतनामी अभिनेत्री क्यू चीन और जीनत अमान 20 और गाइड अंग्रेजी संस्करण के साथ जोड़ा गया था। अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इविल विदिन एक 20वीं सदी की फॉक्स प्रोडक्शन थी। 6 दशकों में उन्होंने जिन 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से कहीं और चल 1968 की रिलीज में 1970 के दशक की शुरुआत में देरी हुई और मल्टी स्टारर फिल्म 1 2 3 4 1980 रिलीज नहीं हुई और श्रीमान जी 19682011 तक। उनके पास हिंदी फिल्मों में दूसरे सबसे अधिक एकल मुख्य भूमिकाएं थीं। 92 राजेश खन्ना के पास हिंदी फिल्मों में एकल मुख्य नायक के रूप में सबसे अधिक फिल्मों का रिकॉर्ड था 106। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने उन्हें शानदार हीरो कहा और कहा। उनकी सच्ची मैटिनी आइडल अच्छी शक्ल, सौम्य व्यवहार और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस ने उनके प्रशंसकों को हर बार स्क्रीन पर आने पर दीवाना बना दिया। फर्स्ट पोस्ट के सुभाष के झा ने उन्हें सिनेमा का अब तक का सबसे सहज सुपरस्टार कहा और कहा। देव आनंद हिंदी सिनेमा के सबसे चमकदार गढ़ का प्रतीक थे। वह तेजतर्रार, आकर्षक, शरारती और रोमांटिक थे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने कहा, स्टाइल के मामले में कोई भी देव आनंद से मेल नहीं खा सकता। एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके लिए समय ने थमने का शिष्टाचार दिखाया है। द ट्रिब्यून के सैबल चटर्जी ने कहा, देव आनंद जैसा कोई नहीं है। एक कालातीत बॉलीवुड आइकन, एक शाश्वत स्वप्नद्रष्टा और एक कर्मठ व्यक्ति। उनके रचनात्मक जीवन में कभी भी पूर्ण विराम जैसी कोई चीज नहीं रही। सिद्धार्थ भाटिया ने कहा, आनंद की विभिन्न भूमिकाएं
चाहे वह 1950 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हों, जब वे आम तौर पर एक बेसहारा कैब ड्राइवर या ठग की भूमिका निभाते थे, या 1960 के दशक में जब वे परिपक्व हुए और उसके बाद भी सभी में कुछ कर गुजरने की भावना थी। भावुक आत्महत्या उनकी शैली नहीं थी। ग्रेगरी पेक के साथ तुलना। आनंद की तुलना अक्सर हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पेक से की जाती थी। आनंद ने कहा कि उन्हें अपने सुनहरे दिनों में यह टैगलाइन सुनकर बहुत खुशी नहीं हुई। जब आप एक प्रभावशाली उम्र में होते हैं तो आप मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन जब आप उस चरण से बाहर निकलते हैं तो आप अपना खुद का व्यक्तित्व विकसित करते हैं। मैं भारत के ग्रेगरी पेक के रूप में जाना नहीं चाहता, मैं देव आनंद हूँ। बॉलीवुड अभिनेता से परिचित पेक की उनसे व्यक्तिगत बातचीत यूरोप और मुंबई में 4 से 5 लंबी बैठकों तक फैली हुई थी। देव आनंद और सुरैया की पहली मुलाकात पेक से 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड्स के बाद बॉम्बे के विलिंगडन क्लब में हुई थी। वह भारतीय स्टार को एक अभिनेता के रूप में जानते थे, शायद इसलिए क्योंकि सुरैया के साथ उनका रोमांस सुर्खियों में था। दूसरी बार वे रोम में मिले थे जब देव आनंद वेनिस फिल्म फेस्टिवल से वापस आ रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से खुशियां मनाईं। तीसरी मुलाकात लंदन में मोबी डिक के सेट पर हुई थी। हालांकि सुरैया ने अपने आदर्श से अपने घर पर एक विशेष मुलाकात के लिए कहा। हालांकि आनंद कहते हैं कि प्यार में किसी के लिए ईर्ष्या स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि वे प्यार में पड़ने वाले थे या प्यार करने वाले थे। अगर वे ऐसा करते भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी परिपक्व था। इसके अलावा वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मैं भी तब तक एक बड़ा स्टार बन चुका था, आनंद कहते हैं। मौत। संपादन करना। देव आनंद का 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन के द वाशिंगटन मेफेयर होटल के अपने कमरे में हृदयाघात से निधन हो गया। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट की रिलीज के ठीक 2 महीने बाद हुई, जिसे उन्होंने निर्देशित और निर्मित किया था। आनंद कथित तौर पर अपनी मृत्यु के समय मेडिकल चेकअप के लिए लंदन में थे। दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार लंदन के एक छोटे चैपल में किया गया, जिसके बाद उनके ताबूत को दक्षिण पश्चिम लंदन के पुटनी वेल श्मशान घाट ले जाया गया। उनकी राख को गोदावरी नदी में विसर्जन के लिए भारत लौटा दिया गया।